नाम जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर माझीवाला। अध्याय 6, भाग 2, उत्तक। जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा कि कोई भी पादप छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, वहीं उसके कुछ भाग जो उसमें वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं वे विभज्यतक के नाम से जाने जाते हैं। अब हम उनके एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम 2 कांच के जार लेते हैं, अर्थात 2 जग लेते हैं और उसको पानी से भर देते हैं। जब उसके अंदर पानी भरेंगे तो उसके ऊपर की तरफ 2 प्याज रखेंगे और दोनों प्याज को इस प्रकार रखा जाए कि उनकी जो जड़ें हैं, दोनों जारों पर एक प्याज रखेंगे और उस प्रकार रखा जाएगा जो उनकी जड़ें हैं अर्थात जो उनकी मूल है उसकी लंबाई को माप लिया जाएगा पहले, और मापने के बाद उनको प्रत्येक दिन यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसकी लंबाई को माप कर देखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर आप काटेंगे और इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें तो आप उनमें कुछ विशेष प्रकार की वृद्धि देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। किस जार में रखी हुई प्याज को मूल लंबी है, यानी किस प्याज की जड़ लंबी है। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहेगी? जब हम जार में रखे प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो क्या वह वृद्धि करेगा या वृद्धि करना बंद कर देगा, और होता है तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी को समझने के लिए हम इसी प्रयोग को दोहराएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक प्याज दे रखा है और दूसरा यहाँ पर है। जब मैंने दोनों की जड़ों में से कंठ काटा तो मैंने देखा कि जो भाग काटे गया उसके अंदर अपन विभज्यतक जड़ें बनना प्रारंभ हो गई, अर्थात विभज्यतक के द्वारा कोशिकाएं तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्यतक की तरह पौधों में वृद्धि और कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि करता है। अर्थात ऐसे विभाजित उत्तक के उन भागों में पाए जाने वाले के कारण होते हैं, ऐसे उत्तकों को विभाज्यतक कहा जाता है। अर्थात पौधों में पाए जाने वाले वे विशिष्ट अंग जो वृद्धि करते हैं और उनके उत्तक आगे विभाजित होते हैं उन्हें विभज्यतक कहा जाता है। ये विभज्यतक पौधों के किस भाग में उपस्थित होते हैं? तो ये विभज्यतक भागों के 3 भागों में उपस्थित होते हैं। पहले होते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ यानी पौधों के ऊपरी भाग में, वहीं अंतर्विष्टि यानी मध्य भाग में, तथा केबियम पार्श्व भाग यानी पिछले भागों में उपस्थित होते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभज्यतक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इस पौधे के ऊपरी भाग को शीर्षस्थ विभज्यतक के नाम से जानते हैं, मध्य अंतर्विष्टि विभज्यतक और सबसे निचले भाग को पार्श्व विभज्यतक के नाम से जाना जाएगा। ये विभज्यतक में उपस्थिति में ऊपरी भाग शीर्षस्थ है, बीच में अंतर्विष्ट विभज्यतक है और पार्श्व विभज्यतक, ये 3 भागों में वर्गीकृत होता है। विभज्यतक के द्वारा नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्यतक की तरह ही होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है और परिपक्व होती है इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन भी होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित होते हैं। प्रहोर के शीर्षस्थ विभज्यतक जड़ें तनों की वृद्धि आदि वाले भागों में उपस्थित होती है, जहाँ इनकी लंबाई में तो वृद्धि होती है, वहीं लंबाई यानी हाइट में जैसे कि पेड़ ऊपर की तरफ से वृद्धि करता है, जड़ों की ओर से भी वृद्धि करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो तना है उस तने का जो व्यास है वो भी बढ़ता है। अर्थात तनों की वृद्धि वाले भाग भी विद्यमान होंगे, वह इनकी लंबाई में भी वृद्धि होगा। तने की परिधि अर्थात मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्यतक कैबियम के कारण होती है। अर्थात जैसे कि तना पहले पतला होता है, धीरे धीरे वो पतला तना मोटा हो जाना शुरू हो जाता है, तो ये कैबियम का भाग होता है। अंतर्विष्टि विभज्यतक में पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व के दोनों उपास्थि स्थल होते हैं। अर्थात ऊपर की तरफ से जब टहनियाँ आगे की ओर बढ़ती है तो पेड़ का क्षेत्रफल बढ़ने शुरू हो जाता है। उनके साथ साथ कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्तियाँ, स्पष्ट केंद्रक और उनमें उपस्थित रसदानियाँ जो नहीं होती है, तो हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसदानियाँ क्यों नहीं होती है, तो इसका उल्लेखन हम आगे कार्यों में अध्ययन करेंगे। उत्तक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला भाग स्थायी उत्तक, विभज्यतक द्वारा बनी कोशिकाओं का वह भाग जो एक विशिष्ट कार्य करता है और विभाजित होने की शक्ति को खो देता है,
जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करेंगे। अर्थात विभोजतक के वे भाग जब उनके आकार में वृद्धि होना बंद हो जाएगी तो उन्हें स्थायी उत्तक के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने वाला स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण के नाम से जाना जाता है। विभोजतक की ये कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का भी निर्माण करती है, आगे विभाजित भागों में विभाजन करती है। अब सभी सेक्शन को यानी जितने भी अपन ने 3 विभाजन किए थे उन सभी को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें, यानी उस पर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालें तो आप उसे कवर स्लिप से ढक दें, यानी उसके ऊपर एक और कांच की स्लाइड रख सकते हैं। स्लाइड का निरीक्षण करने पर सूक्ष्मदर्शी से यदि आप करेंगे तो आपके पास कुछ प्रश्न इस प्रकार उठेंगे, क्या सभी कोशिकाएं की संरचनाएं समान हैं? तो हम देखें कि हाँ, सभी कोशिकाएं लगभग समान आकार की होती है, लेकिन पौधे के विभिन्न भागों की कोशिकाएं अलग अलग होती है। आप कितने प्रकार की कोशिकाएं देख रहे हैं? तो हो सकता है कि एक पौधे में एक ही प्रकार की कोशिका देखें तो उन्हें एक कोशिकीय पादप कहा जाता है, और जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें बहुकोशिकीय पौधे कहा जाता है। यानी एक कोशिका वाला पौधा एक कोशिकीय और एक से अधिक कोशिकाओं वाले पौधों को बहुकोशिकीय के नाम से जाना जाता है। अब हम विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि उनके ऊपर एक से अधिक कोशिकाएं क्यों पाई जाती है। धन्यवाद। हम एक पौधे को तने से काट कर लेते हैं और हम देखेंगे कि उसकी जो टहनी है उसके पतले सेक्शन को काटेंगे। हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम विभिन्न पौधों के मूल और तने के सेक्शन को भी काटेंगे। हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश करने के बाद हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन काट कर देखते हैं। अर्थात इस प्रकार, जैसे कि ये पौधा है, एक तने को मैंने बीच में से इस प्रकार काट दिया। काटने पर कुछ इस प्रकार का भाग दिखाई दिया। इस एक भाग को जब मैंने बड़ा विस्तृत करके देखा तो कुछ इस प्रकार का भाग दिखाई दिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस पौधे के सबसे ऊपरी भाग में ट्राइकोम नामक एक भाग पाया जाता है। फिर उसके अंतर्गत एपिड्रिम्स नाम से मध्य भाग पाया जाता है। हाइपोड्रिम्स जो इसके बीच में मध्य होता है। क्रोटेक्स के बाद एंडोड्रिमिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, केबियम आदि भाग जो इसके बीच में उपस्थित होते हैं। ये बीच में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म, मज्जा किरण, जाइलम, पीत, सवनी बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम का मध्य भाग यहाँ पर उपस्थित होता है। कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण भी करती है। इन्हें पेरेनकाइमा उत्तक कहा जाता है, जो स्थायी उत्तक का एक भाग है। ये पतली कोशिकाएं भित्ति वाली सरल कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं जीवित पर्यंत कार्य करती है। ये प्राय बंधन मुक्त होती है तथा इन प्रकार की उत्तक कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ये उत्तक पौधे को सहायता भी प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करने का भी कार्य करते हैं। आप इसका चित्र कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। इसके अंदर 2 प्रकार के हैं। अंतरकोशिकीय स्थान यानी इसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के रूप में यहाँ पे किनारों पर पाया जाता है। बीच में उसका केंद्र उपस्थित होता है। मध्य की इस पट्टी को मध्य पटली का हरे भाग के जो छोटे छोटे भाग होते हैं क्लोरोप्लास्ट, रसदानियाँ जो बीच में रिक्त स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान और प्राथमिक कोशिका भित्ति। वहीं सरल छिद्र युग्मक के रूप में भी भाग उपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ से देखेंगे तो भित्ति की मोटाई, केंद्रक, रसदानियाँ और कोशिका भित्तियाँ उसमें उपस्थित होती है। वहीं अंतःभित्ति यानी मध्य भाग, प्राथमिक कोशिका भित्ति, हरित लवक, केंद्रक, रसदानी, कोशिका द्रव्य, अंतरकोशिकीय स्तन, जबकि संकीर्ण ल्यूमेन या लिमेंट मोटी भित्ति के आधार पर इसमें भाग पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं और स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरोकाइना यानी हरित उत्तक के नाम से जाना जाता है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती है, जो पौधों को तैरने के उत्प्लावक बल प्रदान करती है, जिसे पेरेनकाइमा, एरोनकाइमा भी कहते हैं। तने और जड़ के पेरेनकाइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रहण करते हैं। पौधे में लचीलेपन का एक गुण अन्य स्थायी उत्तक के रूप में भी पाया जाता है। ये पौधों के विभिन्न भाग जैसे पत्ती, तना अर्थात वे भाग जो बिना टूटे लचीलेपन के कारण यानी आसानी से हिल सकते हैं, लचीले होते हैं, उनके बीच पाया जाता है, जिससे ये उनको यांत्रिक शक्ति यानी उसे खड़े रहने में मजबूती प्रदान करते हैं। इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से
कोनों पर मोटी होती है। ये कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्रीनम या इसके बीच उपस्थित होता है। यह उत्तक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। हमने नारियल के अंदर पाए जाने वाले रेशे युक्त सिल्के को देखा है। यह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली हो सकती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी भी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। जिस प्रकार सीमेंट घर को मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार लिग्निन भी इन कोशिकाओं को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करते हैं। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान अर्थात रिक्त स्थान शेष नहीं बचता। ये उत्तक तने में संवहनी बंडल के समीप होते हैं, जो पत्ती की शिराओं में तथा बीजों और फलों के बीच कठोर छिलके प्रदान करते हैं। ये पौधों के भागों को मजबूती प्रदान भी करते हैं।